परवेज खटक को पीटीआई की जानिब से शो कॉज नोटिस जो है वो जारी कर दिया गया है। बुखारी साहब, ये भी एक बड़ी डेवलपमेंट के तौर पर बात सामने आ रही है और कहा यह भी जा रहा है कि परवेज खटक साहब जो हैं, जो उनकी तरफ से भी कहा गया कि वो अपनी पार्टी जो है वो अब अलग बनाएंगे। देखिए, इसका इजहार तो उन्होंने 8 जून को कर दिया था। 8 जून को बाकायदा उन्होंने कहा था कि मैं अपनी पार्टी बनाऊंगा, और ये भी दावा किया जा रहा है उनके हलकों की तरफ से कि 50 के करीब एमएनए और एमपीएस उनके साथ हैं। अच्छा, बड़ी तो ये बहुत बड़ा सेगमेंट है एक वहाँ का। इसके बारे में कोई दो राय नहीं है कि केपीके में उनका बहुत असर रसूख है। पहली हुकूमत भी उन्हीं की वजह से बनी थी, हालांकि बहुत बड़े चैलेंजेस थे। जेयूआई और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अगर इकट्ठे हो जाते तो शायद पीटीआई को वो स्पेस नहीं मिलती, हाँ। स्पेस ही ना मिलती। उस वक्त भी इन्होंने साथ दिया था। दूसरी दफा भी बहुत कम रवायत है, तारीख में ऐसी रवायत नहीं है कि एक ही पार्टी को कंसिस्टेंटली दूसरी दफा लोगों ने वोट दिया हो केपीके में, लेकिन वो उसका भी क्रेडिट आपको खान साहब, अपने परवेज खटक साहब को देना पड़ेगा। मगर खान साहब को कभी भी एक स्ट्रॉन्ग चीफ मिनिस्टर नहीं चाहिए था, ना केपीके में ना पंजाब में। लिहाजा कुराए फाल किसके नाम निकला? एक बुजदार साहब और दूसरे महमूद खान साहब। दोनों आपको पता है यसमैन भी बहुत, मेरा ख्याल है वो उसकी भी थोड़ी बहुत ही गैरत और इज्जत होती है या उसका कोई स्टांस होता है। इनका तो बिल्कुल नहीं था। जो फरमा दिया जाता था पार्टी के चीफ की तरफ से वो करने दौड़ जाते थे। एक चीज़ और मेरे ख्याल से परवेज खटक साहब की तरफ से मैं कहना चाहूँगा कि पीटीआई के अब दो बड़े हिस्से हो गए हैं। एक हिस्सा तो पंजाब में है जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की सूरत में है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ पीटीआई पीपल आर नाउ इन दैट पार्टी। दूसरा हिस्सा अब बनेगा परवेज खटक साहब वाला। नहीं तो क्या समझा जाए कि खैबर पख्तूनख्वा से पीटीआई का समाया हो गया? मैं आगे अर्ज करने वाला हूँ, जरा मौका दीजिए। जो पीटीआई के सरबराह हैं उनको एक बीमारी है। अच्छा। और वो बीमारी ये है कि वो हर वो शाख आरी लेके काट देते हैं जिस पर खुद बैठे होते हैं। अच्छा। आप मुझे बताइए, पंजाब की हुकूमत तोड़ने की क्या जल्दी थी? और क्या मिला तोड़ के? जिल्लत, रुसवाई, खारी। यही केपीके में हुआ। किसने मशवरा दिया था ये करें? तो अब भी वो यही कर रहे हैं कि वो लोग जिन पर उनको तकिया था, यानी परवेज खटक को शो कॉज नोटिस इशू करना, इससे ज्यादा उनकी तजलील की ही नहीं जा सकती। नहीं बुखारी साहब, लेकिन एलिगेशंस तो ये थे ना कि वो लोगों को तरगीब दे रहे थे कि आप पीटीआई को छोड़ दें। वो इसलिए दे रहे थे कि इस तरफ से नो लिफ्ट का इश्तिहार लग चुका था। उनके खिलाफ जो अनासर हैं वो पार्टी के चीफ को बदगुमान करने में कामयाब हो चुके थे। किस किस्म की लिफ्ट की बात आप कर रहे हैं? जो मुज़ाकरात के लिए कमेटी, खान साहब जो मुज़ाकरात एंड में करते रहे हैं, उस कमेटी में जो खटक साहब को शामिल किया गया? नहीं थी बिल्कुल। जब वो गए थे मुज़ाकरात के लिए, बात करने के लिए, तो उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ गई। कुरैशी साहब थे और अली जफर साहब थे। नहीं, वो कौन सी? हाँ, वो पहली जो थी उसमें थे, लेकिन बाद में उनको फिर जीरो कर दिया गया। नहीं, बाद में तो फिर हालात ठीक है। लिहाजा हो क्या रहा है कि हुआ ये कि परवेज खटक साहब की जो स्ट्रेंथ थी कि वो पॉपुलर लीडर थे उस सूबे के, उसको उनकी कमजोरी बना दिया गया। और अब जो इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी पार्टी को भी और पार्टी की क़यादत को भी, वो आपको आने वाले दिनों में अच्छा, आप ये बताइए कि आईपीपी में तो जो बड़े नाम जा चुके हैं, नजर भी आते हैं, अब तो टीवी के ऊपर सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं। यहाँ कौन कौन से बड़े नाम जो हैं वो परवेज खटक साहब के साथ जुड़ने जा रहे हैं, या फिर उनकी ख्वाहिश है कि जुड़ जाएं? नहीं, बहुत सारे जुड़ेंगे। असद उमर साहब को भी उन्होंने कहा कि आप आ जाए मेरी पार्टी में, इससे बड़ा क्या हो सकता है। ये भी पीटीआई के एरिस्टोटल्स जो हैं, ये तो इकोनॉमिक एरिस्टोटल अपने आप को कहते थे, जिनको कुछ पता भी था कि नहीं कि इकोनॉमी क्या होती है, क्योंकि उनकी अपनी ही पार्टी ने उन्हें 1 साल के बाद फारग कर दिया था कि ये आपके बस की बात नहीं है। और बाहर से इंपोर्ट कर लिया था उन्होंने। हफीज शेख को पहले किया, फिर शौकत तरीन को किया उन्होंने। तो ये सारा कुछ आपके सामने है मंजरनामा। तो ये बात ठीक है कि मैंने जैसा कहा उसको आप ज़हन में रखिए आइंदा के लिए, और देखिएगा आगे आगे वो क्या करेंगे। क्या करेंगे? हर उस टहनी को काटेंगे जिसके ऊपर बैठे। तो ये है सूरत हाल। जनाब आगे आ जाइए। अब आगे जो तस्करा आपने फरमाया है वो ये कि बात यहाँ रुकी नहीं है। देखिए, ये जो गुलाम सरवर खान साहब हैं, ये उस रीजन में जहाँ बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था चौधरी निसार अली का, याद है ना आपको? सही है। He was the most important leader of PMLN। उनको कहते थे कि ये आंख का बाल है नवाज शरीफ साहब के, और जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो लोग कहते थे कि असल प्राइम मिनिस्टर
एक्चुअली डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ये हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर भी ये हैं क्योंकि फैसले सारे वो करते हैं, इतने इंपॉर्टेंट आदमी थे वो। तो उनका उस इलाके में तोड़ करने के लिए पीटीआई के हवाले से गुलाम सरवर खान साहब का बड़ा नाम है, पुराने वेटरन पॉलिटिशियन है, बेटा भी उनका एमपी है, वो भी हाथ बांध गए हैं। लेकिन हालांकि एक ही रात में बांध गए हैं। हाँ, बड़े मैं अर्ज करूं कि वो हाथ तो बांध गए हैं, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान की जो तबाही फिरवाई है, कल भी हमने उसका तज़किरा किया था, आज फिर करते हैं, कि उन्होंने पीआईए के हवाले से वो बयान दे के कि पाकिस्तान के इस एयरलाइन के जो पायलट्स हैं उनके लाइसेंस 2 नंबर है, अरबों ने खरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया। ये कहा जा सकता है कि फितरतन थोड़ा जल्दबाज किस्म के आदमी हैं, वो भी फैसला जल्दबाजी में स्टेटमेट दिया, और ये भी हम देख रहे हैं कि दूसरा पार्ट है जनाब हुमायूं अख्तर खान, हमारे दोस्त हैं, बहुत हमारी अच्छी याद अल्लाह है उनसे, खानदानी लोग हैं। उनके वालिद जो है आपको पता है वो जो सानहा हुआ था जिसमें ज़ियाउल हक की यानी ज़िंदगी से हार गए थे, वो बाजी ज़िंदगी की, उसी में इनके वालिद भी थे। ये फौजी बैकग्राउंड के लोग हैं और फौजी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है, चाहे वो रिटायर्ड है चाहे वो सर्विंग है, उसको ये रिप्रेजेंट करते हैं। सही ढंग के आदमी हैं, इकॉनमी के बड़े माहिर हैं, उनकी जो अप्रोच है इकॉनमी के हवाले से हमने बहुत मरतबा सुनी। उन्होंने बहुत सारे प्लान दिए, लेकिन चूंकि हजरत साहब किसी की सुनते नहीं थे, इसलिए उनको कोई मौका नहीं मिला ज़्यादा, वरना उनकी जो क्वालिटीज़ हैं, उनकी जो यानी जो उनकी एक्सपर्टी है, उससे फ़ायदा उठाया जा सकता था। वो भी छोड़ गया, उनका छोड़ के चला जाना इज़ एन अदर वेरी सीरियस जोल्ट टू द पार्टी। नहीं तो क्या समझा जाए, अब ये जो बड़े नाम और छोड़ रहे हैं, ये आईपीपी में आपको लगता है कि अगला ठिकाना उनका वही है? देखिए, ऑप्शंस उनके पास बहुत हैं। अच्छा, एक तो मुझे पता नहीं क्यों ये यकीन है कि जब अगर नवाज शरीफ साहब की वापसी हो जाती है और जब इलेक्शन का मौका आता है, तो उनके लिए भी पिक एंड चूज का बहुत मौका है। अच्छा, जैसा मैंने कहा, गुलाम सरवर खान इज़ वन इम्पॉर्टेंट पर्सन इन टेक्सला एंड वाह का जो इलाका है वहाँ पर। इसी तरह जो फौजी कॉन्स्टिट्यूंसी उसमें जो अपने हुमायूं अख्तर खान है, इनका बड़ा इन्फ्लुएंस है। मैं ये नहीं कह रहा कि यकीनी तौर पे वो इन्हें ले लेंगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि उनके पास ये चॉइस है, क्योंकि वो जिसको भी ऑफर करेंगे वो बाकी पार्टियों से ज़्यादा फोकियत देगा अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को बदलते हुए हालात में। यानी और आप ये कह रहे हैं कि पीटीआई छोड़ने से इनके वोट बैंक पे भी फर्क नहीं पड़ेगा क्या? इनकी अपना देखिए, मैं एक बात फिर आज जिम्मेदारी से ये कह रहा हूँ, जो पीटीआई के टिकट पे जीता था विद वेरी फ्यू एक्सेप्शंस, उनमें से किसी का वोट बैंक नहीं था। अच्छा, 70 to 80% वाज इलेक्शन रिजल्ट मैनूवरिंग। दे डोंट हैव एनी कॉन्स्टिट्यूंसी। उनके बारे में ये कहा जाता है और मैं सब्सक्राइब करता हूं इसको कि वो काउंसिलर का इलेक्शन नहीं जीत सकते अपने इलाकों से, विद एक्सेप्शन ऑफ दोज इलेक्टेबल्स। ये मैंने कहा है आपको। अच्छा, ठीक है। लेकिन वो इतने नहीं थे कि उनके पास इतनी सीटें आ जाती कि वो हुकूमत बना लेते सेंटर में जाके। वो सारा मैनेज किया गया था। तो इसके हवाले से अब इससे ज्यादा और क्या करें। लेकिन जो एक बात आपने और नाज़रीन को कहा था कि हम डिस्कस करेंगे, वो है जो ओवरसीज बैठे हुए प्रोपेगेंडिस्ट्स हैं, जो सोशल मीडिया हैंडलर्स हैं, जिन्होंने एक बंदे ने 20-20, 50-50 अकाउंट्स खोले हुए हैं, सुबह से शाम तक वो बैशिंग करते हैं। वो मैं हूँ, मेरे सीनियर कलीग्स हों जो दूसरे हमारे यहाँ प्रोग्राम्स करते हैं, उन सब की माँ बहन जो एक करते हैं, वो बैठ के वो उनके बारे में अब क्रैकडाउन जो है उसको अब सीरियसली लॉन्च करने का फैसला हो गया है। उनका रिकॉर्ड तो इकट्ठा हो गया है कि कौन कौन है वो उनको, और जाहिर है उनके जो लीडर हैं वो आदिल राजा साहब हैं। उसके लिए भी इंटरपोल को उन्होंने लिख दिया है कि इसको हम चाहते हैं कि आप गिरफ्तार करके हमारे हवाले करें, इसलिए कि वो पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ बैठ के वहाँ साजिश कर रहे हैं, पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस को मिलाइन कर रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही सीरियस इनिशिएटिव है। तो बाकी तो वैसे खामोशी छा गई है, लेकिन ये जो सोशल मीडिया के ऊपर थोड़ी बहुत हरकत आपको नजर आती है, इस क्रैकडाउन का आगाज होने दे, आपको ढूंढे से काफी अकाउंट्स की निशानदेही डालने के लिए ये नहीं मिलेंगे। 361 सोशल मीडिया अकाउंट्स की निशानदेही ऑलरेडी हो गई हुई है। ये विच इज अ वेरी बिग डेवलपमेंट। FIA के साइबर क्राइम विंग को उनके केसेस दे दिए गए हैं और जल्द हम सुनेंगे कि लोग जो है उनके गिरेबानों तक हाथ जा रहे हैं। मतलब यानी जो कहा जाता है कि सोशल मीडिया बड़ा बेलगाम है, अब उसको लगाम डालने की तैयारी जो है वो हो चुकी है। चाहे वो पहले तो जो सोशल मीडिया को लॉन्च करने वाले थे उनको लगामें डाली गई हैं, और अब उनकी भी बारी आ रही है जो स्मॉल टाइम ऑपरेटर्स हैं, और आनी चाहिए। जो लोग बाहर बैठ के पाकिस्तान की बदनामी का बायस हैं,
मैं तो बहुत ही रुथलेस आदमी हूँ, इसमें मेरी 2/3 से ज़्यादा फैमिली बाहर है। अच्छा। लेकिन बाहर जिन लोगों ने पाकिस्तान का मजाक उड़ाया है, जिन लोगों ने पाकिस्तान के पासपोर्ट जलाए हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के झंडे जलाए हैं, उनको तो जिंदा रहने का पाकिस्तान में कोई हक नहीं होना चाहिए। उनके गिरेबानों तक हाथ पहुंचने चाहिए, उनको बदतरीन सजाएं देनी चाहिए, ऐसी जिसका मैंने डेटरेंट पनिशमेंट का जिक्र किया था, ताकि उनको जो सजाएं मिले उसे देख के कोई जुर्रत ना करे दोबारा वो कुछ करने की। सही, चलें एक छोटा सा यहाँ पे ब्रेक ले लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो इसहाक डार जो हैं अब वो खबरों में हैं, IMF या इकॉनमी की वजह से नहीं बल्कि अपने गुस्से की वजह से। हुआ क्या है, एक छोटे से ब्रेक के बाद आपको बताएंगे, साथ रहिए।